चौहान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम ऑल टू द चौहान क्लासेस यूट्यूब चैनल कानपुर। आज हम लोग पॉलिटी के 25 क्वेश्चन जो कि टॉप 25 क्वेश्चंस हैं भागों के पॉलिटी के, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं पॉलिटी के बारे में, है ना। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो यहाँ पे दो शब्द हैं, एक है भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, और दूसरी चीज क्या है, संविधान। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले हम ये चीज देखते हैं। तो राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था यानी शासन करना। शासन तो राजा भी करता था, नहीं करता था? राजा, शासन कौन करता था? राजा भी शासन करता था। राजा जो शासन करता था उसके शासन को क्या हम राज व्यवस्था कह सकते हैं या नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते? उसके शासन को भी हम क्या बोलेंगे? राज व्यवस्था। लेकिन इरेज कर लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, व्यवस्था का मतलब समझ रहे हैं अभी। और राजा से शुरू करते हैं। जो सबसे पहली चीज थी, राजा था। राजा ने राज व्यवस्था कैसे की होगी बताओ? या राजा ने व्यवस्था कैसे शुरू की होगी शासन करने की? उसने क्या किया होगा? अपने नीचे प्रधानमंत्री बनाया होगा। प्रधानमंत्री बनाया होगा, नहीं बनाया होगा? उसके नीचे संबंधित क्षेत्र का या संबंधित विषय का मंत्री बनाया, बनाया होगा, नहीं बनाया होगा? लेकिन 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 यहां पे जो राजा है, न्याय कौन देगा? प्रधानमंत्री नहीं, राजा। मतलब न्यायपालिका का काम कौन करेगा? न्यायपालिका का काम कौन करेगा? न्यायपालिका का काम कौन करेगा? राजा करेगा। कार्यपालिका का काम यानी कानून बनाएगा भी कौन? राजा बनाएगा। न्याय भी कौन देगा? राजा देगा। कानून का पालन भी कराने की सारी जिम्मेदारी किसकी है? राजा की, है नहीं है? अब देखो, ये जो राजा है ना, इसे हमने कितना पावरफुल बना दिया। ये एक ही इंसान है जो कि कितना पावरफुल हो गया, ये जिन बन गया। जिन, जिन समझते हो? जिन। अब यही आपको क्या देगा? न्याय देगा। यही अपने अकॉर्डिंग कानून बनाएगा। यही उस कानून का लोगों से या अपनी सेना से पालन कराएगा। तो तीनों की तीनों शक्तियां किसके पास हैं? कानून बनाने की, कानून का पालन कराने की, और कानून सही है या गलत इसका भी डिसीजन कौन ले रहा है? ये यही राजा ले रहा है। तो इसका मतलब हमने तीन तीन की तीनों शक्तियां किसे दे दी? राजा को दे दी। अब अगर एक इंसान के पास तीनों शक्तियां हैं तो वो आपके ऊपर अत्याचार करेगा, नहीं करेगा बताओ? बिल्कुल करेगा। ऐसी व्यवस्था में जो लोगों का उत्पीड़न हुआ, उसी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हमने क्या किया? एक अलग व्यवस्था लाए। उस व्यवस्था का नाम हमने क्या दिया? या अरस्तु ने क्या दिया? लोकतंत्र। बताओ, समझ में आई बात, नहीं आई बताओ? अब इस लोकतंत्र में हमने क्या किया? जो राजा था उसके तीन भाग कर दिए। कौन कौन से भाग कर दिए बताओ जरा? राजा के हमने कितने भाग कर दिए? तीन भाग कर दिए। क्या क्या भाग कर दिया? एक भाग, दो भाग और तीन भाग। पहले भाग में रख दी न्यायपालिका, लोकतंत्र का पहला या दूसरा कहो या तीसरा कहो, यानी एक न्यायपालिका का स्तंभ बना दिया। उस राजा में एक चीज काट दी,
एक बॉडी अलग से बना दी, एक निकाय बना दिया, एक स्तंभ बना दिया लोकतंत्र में, जिसमें बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं। बताओ, अब राजा को हम काट रहे हैं, देखो, है ना। अब राजा को काट रहे हैं, इसे ही क्या कहेंगे हम? शक्तियों का विभाजन, यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। लोकतंत्र की जब भी हम बात करते हैं तो क्या करते हैं? एक राजा को 3 पार्ट में विभाजित कर दिया, समझे ना। दूसरी चीज देखते हैं, अब हमने लोकतंत्र में एक और स्तंभ बनाया, उसका नाम क्या है? कानून बनाना। कानून बनाना, कानून बना कौन रहा है ये बताओ? कानून बनाना मतलब कानून कौन बना रहा है? कानून बना रहा है विधायिका। अरे दूसरा स्तंभ नहीं जानते हो लोकतंत्र का? विधायिका है भाई। यही राजा को काट रहे हैं हम अभी। देखो, तीसरा पार्ट राजा का क्या बोला जाएगा? इसे अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं, वो भी अभी देखेंगे। ये देख लो, तीसरा पार्ट कर दिया राजा का। अब उस पार्ट का क्या किया हमने? कानून का पालन कराने वाले लोग। कानून का, देखो राइटिंग तो अच्छी है नहीं क्योंकि हमने चाइना से सीखी थी, है ना, मंदरिन। तो कानून का पालन कराने वाला स्तंभ, और इसे हम लोकतंत्र में क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। बताओ, एक राजा को काट डाला और 3 स्तंभ बना दिए। न्यायपालिका का मतलब हमारी हो जाएगी जुडिशियरी, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज विधायिका यानी लेजिस्लेटिव, जो सांसद और विधायक भेज रहे हैं ना हम, ये बनाएंगे जाके हमारे लिए कानून। और कार्यपालिका, उसी में से कुछ मंत्री और कुछ ऑफिसर्स यानी डीएम, एसडीएम क्या कराएंगे उन कानूनों का पालन, यानी कार्यपालिका। और इससे अंग्रेजी में हम एग्जीक्यूटिव से जानते हैं। बताओ, बात समझ में आई? अरे एक व्यवस्था को, जो एक इंसान में, जो इस राजा में बहुत ताकतवर, इस राजा को जो सारी ताकत देती थी, जो लोगों का उत्पीड़न करता था, उस राजा की तीनों शक्तियों को काट के हमने 3 अलग अलग निकाय बना दिए। व्यवस्था का मतलब समझ में आया? इसे हम बोलेंगे क्या? राज व्यवस्था। कोई दिक्कत? आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गया होगा। नहीं आया तो दोबारा वापस करके देखो एक बार। और हम अब यहां से आगे बढ़ते हैं। हमने लोकतंत्र की परिभाषा और राज व्यवस्था का मतलब समझा। इसके आगे देखते हैं विश्व में राज व्यवस्थाएं। अलग अलग तरह की विश्व में राज व्यवस्थाएं हैं। जैसे हमने पढ़ा क्या? तुमने देखा होगा राजशाही या राजतंत्र, सुना है? राजशाही, है ना, जहां पे सारी की सारी पावर्स किसके पास होती हैं? राजा के पास। ऐसी राज व्यवस्था को क्या बोलेंगे हम? अरे बोलो यार, ऐसी राज व्यवस्था को बोलेंगे राजशाही या राजतंत्र। ऐसा व्यवस्था, ऐसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, राज व्यवस्था को हम अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अरे बोलो, है ना। राजशाही तो तुम्हारा राजतंत्र हो गया। यानी इसे अगर अंग्रेजी में लिखे हम तो मोनार्की लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते? बताओ हाँ कि ना? अरे बोलो। दूसरी चीज देखें, तानाशाही, बहुत सुनते हैं हम, तानाशाही। तानाशाही, अरे इसे क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी अंग्रेजी में। बोलो, अरे नाम सुना होगा किसका? अभी भी जो तानाशाह है उसका। कौन है वो? किम एंड जोंग। कहाँ का है? नॉर्थ कोरिया का। और भी बहुत सारे नाम है, एडोल्फ हिटलर जर्मनी का, मुसोलिनी तुम्हारा कहाँ का था? इटली का, है ना। तो ऐसे बहुत सारे, लीबिया का कौन था? गद्दाफी। तो ऐसे बहुत सारे तानाशाह हुए हैं। और तीसरा जो हमें देखना है वो क्या है हमारा? लोकतंत्र, जो किस कहाँ पे है? भारत में है। भारत में लोकतंत्र है या नहीं है बताओ? अब बस, बहुत सारे ऐसे तंत्र हैं, यानी बहुत सारी राज्य व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हमें किस पे अपना दिमाग लगाना है? लोकतंत्र पे। पढ़ना बहुत है, लेकिन पढ़ना वही है जो हमारे काम का है। पढ़ने के लिए बहुत है, समझे ना। तो लोकतंत्र पे दिमाग लगाना है। तानाशाही और राजशाही में थोड़ा सा डिफरेंस देख लो। राजशाही होती है अनुवांशिक, यानी राजा का बेटा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। ऐसे सिस्टम, यानी ऐसी व्यवस्था, यानी ऐसी शासन व्यवस्था, यानी ऐसी राज्य व्यवस्था
यानी ऐसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं राजशाही। एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ तानाशाही, जिसमें जो तानाशाह, जो सबसे ऊपर, वही राजा, उसी की चलेगी तीनों काम। कानून बनाना, कानून का पालन करवाना, न्याय देना किसका काम होगा? तानाशाह का। जैसे कि किम जोंग, वो उड़वा देगा किस में रख के? तोप में रख के। तो सारा का सारा काम कौन करेगा? वही करेगा। समझ में आ गई शासन व्यवस्था। अब हम बात कर लेते हैं अपने लोकतंत्र की थोड़ी सी, है ना, फिर आगे चलते हैं। ओके, चलो लोकतंत्र की बात कर लें। तो लोकतंत्र में मैंने बता दिया भाई 3 स्तंभ होते हैं उसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। अब हम देखते हैं लोकतंत्र में 2 चीजें होती हैं। एक तो लोकतंत्र होता है संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली का लोकतंत्र होता है, जो कि तुम्हारा कहां से आया है? ब्रिटेन से आया है। यानी यूके बोल सकते हैं उसे, यानी उसे ब्रिटिश बोल सकते हैं, या ब्रिटेन बोल सकते हैं, या इंग्लैंड बोल सकते हैं। ठीक। दूसरी, ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी चीज देखें तो कौन सा है? प्रेसिडेंशियल, यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, जिसमें तुम्हारा राष्ट्रपति सारे काम करता है, ऐसे लोकतंत्र को राष्ट्रपति लोकतंत्र, या और जिसमें संसद ज्यादा ताकतवर होती है, ऐसे लोकतंत्र को हम संसदीय लोकतंत्र या संसदीय प्रणाली का लोकतंत्र बोलते हैं। भारत में कौन सा लोकतंत्र है? संसदीय प्रणाली का लोकतंत्र है। यूएसए यानी अमेरिका में कौन सा लोकतंत्र है? राष्ट्रपति प्रणाली का लोकतंत्र है। एक और चीज डिफरेंस देख लेते हैं, बस फिर आगे चलते हैं, है ना। वहां पे अच्छा क्वीन क्वीन होती है अभी, है ना। तुम्हारे इंग्लैंड में क्या होती है? क्वीन होती है अभी। तो वहां पे कैसा है? वहां पे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, यानी राजशाही लोकतंत्र है। हमारे यहाँ कैसा है? गणतांत्रिक लोकतंत्र है। कैसे है देखते हैं इसे, लोकतंत्र, है ना। तो लोकतंत्र में इतना और देख लें हम, फिर आगे चलते हैं ना। तो लोकतंत्र हमने देखा, जब देखो गणतंत्र वाला लोकतंत्र कहां होगा? गणतांत्रिक लोकतंत्र कहां होगा? गणतांत्रिक लोकतंत्र कहां होगा बताओ? गणतांत्रिक लोकतंत्र यानी रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहां होगी? रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वहां होगी जहां हेड ऑफ स्टेट, यानी राज्य का, राष्ट्र का मुखिया या राज्य का मुखिया, हेड ऑफ स्टेट कैसा होगा? निर्वाचित होगा, ना कि कैसा होगा? अनुवांशिक। निर्वाचित अगर हेड ऑफ स्टेट है, यानी हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है वो चुना जाता है, ना कि अनुवांशिक होता है। तो ऐसे लोकतंत्र को हम क्या बोलते हैं? गणतांत्रिक लोकतंत्र। कोई दिक्कत? आगे देखें। अब अगर आप इंग्लैंड की बात करोगे तो कहोगे क्या वहां पे गणतांत्रिक लोकतंत्र है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वहां जो क्वीन है, अब उसका बेटा बनने वाला है किंग, क्वीन एलिजाबेथ का बेटा द्वितीय। समझे ना। तो ये गणतांत्रिक लोकतंत्र नहीं हुआ, ये राजशाही लोक। नहीं समझ में आई बात? वापस कर लो, देख लो, नहीं आई। अब हम लोकतंत्र पे आगे बढ़ते हैं। अब इससे ज्यादा चर्चा लोकतंत्र पे नहीं करेंगे। एक चीज और देखनी है, वो और आगे बढ़ा के देखते हैं हम लोग ना। तो 2 तरह का लोकतंत्र और हमें देखने को मिलता है। कौन कौन सा लोकतंत्र देखने को मिलता है? एक मिलता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र माने डायरेक्ट डेमोक्रेसी। दूसरा लोकतंत्र देखने को कौन सा मिलता है? बताओ। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसमें बस मतलब समझ लेना, हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, सॉरी अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। हमारा स्ट्रक्चर कैसा है? अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। कैसे? जो सांसद और विधायक हम चुन के भेजते हैं वो हमारे लिए कानून बनाते हैं। यानी हम तो राज करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? इनडायरेक्टली करते हैं। हम अपने प्रतिनिधि को सांसद या विधायक भी बना के भेजते हैं। तो ऐसे लोकतंत्र को हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट
जहां पे लोग डायरेक्ट अपना कानून बना सकें, ऐसी व्यवस्था को हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का नाम देते हैं। और विश्व में अभी कोई भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो भावनात्मक प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी सबसे ज्यादा जो गुण मिलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के, वो मिलते हैं स्विट्जरलैंड में। कोई दिक्कत? और हर जगह ही कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी बोलते हैं। प्रतिनिधि का मतलब समझ में आ रहा होगा, हम अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। प्रतिनिधि का मतलब समझ में आ रहा होगा, हम अपना कोई प्रतिनिधि यानी सांसद या विधायक भेजते हैं सेंटर या स्टेट में, तो वो मेरे लिए कानून बनाता है, वो ही हम पे रूल करता है। तो इस तरह के लोकतंत्र को हम प्रतिनिधि लोकतंत्र बोलते हैं। लोकतंत्र हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। जय सिया राम। आगे चलते हैं हम लोग, है ना। ओके, चलो अब देखते हैं। हम लोगों ने देख लिया क्या? हम लोगों ने क्या देख लिया? हम लोगों ने देख ली राज्य व्यवस्था, व्यवस्था देख ली, शासन प्रणाली देख ली। अब जो राजा था ना, जो राजा था ना, उससे हमने जो पावर्स बांटी थी ना, पावर्स तो बांट दी, लेकिन जो लोगों में पावर्स बांटी थी, जो निकाय बनाए थे, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, जो निकाय हमने बनाए थे ना तीन लोकतंत्र के, अब वो अपनी अगर मनमानी करने लगे तो क्या करोगे? मान लो न्यायपालिका का काम है न्याय देना, विधायिका का काम है क्या? कानून बनाना, और अगला क्या है? कार्यपालिका, कानून का पालन कराना, कानून का पालन कराना। मान लो, मान लो विधायिका आपसे बोले, विधायिका ऐसा कानून बना दे कि आपको कैसे कपड़े पहनने? काले कपड़े पहनने हैं, तो आप खुश हो? इस कानून से खुश हो? मान लो इस काले कपड़े पहनने वाले कानून को कार्यपालिका लागू कर दे, तो आपको पहनने पड़ेंगे फिर। दोनों मिल गई, विधायिका और कार्यपालिका मिल गई, आपको परेशान करने लगी। विधायिका ने कानून बना दिया काले कपड़े पहनने, कार्यपालिका ने कानून को लागू कर दिया, और फिर हम कहा जाएंगे इस कानून के विरुद्ध? न्यायपालिका में, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, या सबॉर्डिनेट कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन हम जाते किसमें हैं? अगर हमारा कोई मौलिक अधिकार या मूल अधिकार का हनन होता है, तो हम 32 आर्टिकल के तहत कहाँ पहुंचते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट। और 226 के तहत कहाँ पहुंच जाते हैं? हाई कोर्ट। अरे नहीं आई बात समझ में? तो हम क्या करेंगे? इस काले कपड़े पहनने वाले कानून को खत्म करा देंगे न्यायपालिका के थ्रू। समझ गए, है ना। अब लेकिन अगर ये लोग अपने मन की बात करने लगे तो कैसे काम बनेगा? तो हमें इन लोगों के लिए क्या लाना पड़ेगा? एक विधान लाना पड़ेगा। इन लोगों के लिए कानून की किताब लानी पड़ेगी कि आपको किसके अकॉर्डिंग चलना है, आपको किसका पालन करना है। आपको इन विधानों का पालन करना है। आप अपने मन की मर्जी नहीं चला सकते, आप लोगों को परेशान नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने क्या किया? हमने 1946 में अपनी एक सभा बनाई, और 1949 में बना के क्या रख दिया उन लोगों ने? संविधान। और जिसने बनाया उसे हम क्या बोलते हैं? वो बहुत सारे लोग थे, इसलिए सभा, तो उसका नाम हो जाता है संविधान सभा। कोई दिक्कत? अब देखो, जो संविधान हम बना रहे हैं, वो जो राज्य व्यवस्था में लोग हैं, जो राज्य व्यवस्था के तीन निकाय बनाए हुए हैं, हमने तीन चीजें बनाई हुई हैं, तीन बॉडीज बनाई हुई हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। इनको कायदे से, कंट्रोल से चलाने के लिए कानून बनाए हैं, और उसी कानून को हम क्या बोलेंगे? संविधान। समझ गए? तो बताओ, राज्य व्यवस्था और संविधान अलग अलग है या नहीं है? तो कभी भी मत सोचना कि राज्य व्यवस्था और संविधान एक चीज है। बिल्कुल अलग है। ये कानून है राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए, लेकिन राज्य व्यवस्था कानूनों के बिना बेकार है, और कानून यानी संविधान राज्य व्यवस्था के बिना बेकार है। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक। जैसे चीनी चाय में दूध भी होना पड़ेगा, या पत्ती भी आनी पड़ेगी, तभी बनेगा। अब हम अपनी बात कर लेते हैं संविधान की। कोई दिक्कत यहां तक?
संविधान की किताब को हम 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं और संविधान की व्याख्या लिखी हुई है। भारतीय संविधान किताब के रूप में विधानों का संग्रह है। विधान समझते होगे, विधान माने लॉ या कानून, है ना? तो विधानों का संग्रह है। इसे कितने भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं? हम लोग संविधान को 4 भागों में बांट लेते हैं भाई। एक तो तुम्हारा क्या हुआ, प्रस्तावना। दूसरा क्या हुआ, संविधान के भाग यानी संविधान के अध्याय। जैसे एक किताब पढ़ते हो, उसमें पहला पन्ना क्या लिखा होता है, इंडेक्स। दूसरा पन्ना क्या लिखा होता है, दूसरे पन्ने से क्या शुरू हो जाते हैं तुम्हारे, चैप्टर्स यानी अध्याय। समझे? और संविधान में अगली यानी तीसरी चीज क्या है, अनुसूचियां है। यानी इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं शेड्यूल। जो हमारे भागों में अच्छे से डिफाइंड वे में नहीं लिखा हुआ है, जो डिफाइन नहीं है भागों के अंदर, यानी हमने आर्टिकल्स में या अनुच्छेद में भागों के अंदर क्या लिखे हैं, अनुच्छेद लिखे हैं, है ना? तो भागों के अंदर जो हमने अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाया है, उसे हमने अनुसूचियों में डिफाइन कर दिया है। जैसे कि राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, है ना? तो वेतन एवं भत्ते, अब हम अगर अनुच्छेदों में लिखें ये बात, तो ये चीजें बड़ी हो जाएंगी, लंबी हो जाएंगी। इसलिए हमने क्या किया, संविधान के भागों में इतनी विस्तृत जानकारी न देते हुए उसके लिए संविधान में एक अलग से जगह बना दी और उसे नाम क्या दे दिया, अनुसूचियां। समझ में आया? भारतीय संविधान के पहले पेज को हम प्रस्तावना बोलेंगे। आगे जितने भी भाग हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, उन्हें हम बोल देंगे भाग, और इसे अंग्रेजी में बोल देंगे पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कोई दिक्कत है ना? अब एक चीज और देख लेते हैं हम। जैसा कि हमने देखो यहाँ पे आपको हमने प्रस्तावना दे रखी है, ये देखो प्रियम्बल रखा हुआ है, इसे अंग्रेजी में हम लोग प्रियम्बल बोलेंगे। देखो छोटी सी है, एक पेज की, यही है प्रस्तावना हमारी। आगे अगर चौथा भाग देखते हैं या चौथा पार्ट देखते हैं संविधान का, तो उसमें क्या है, अपेंडिस। अपेंडिस माने जो चीजें ज्यादा काम की नहीं है, या ऐसे कानून जिनसे मेरा काम ज्यादा नहीं है, या वो कानून जो अलग पार्ट में लगे हुए हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर का कानून, है ना? या ऑर्डर निकला जम्मू कश्मीर का, जिससे जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा मिला। तो ऐसे कानून हमारे रोजमर्रा के काम के कानून नहीं है, तो हमने इन्हें किस में डाल दिया, अपेंडिक्स में डाल दिया, यानी परिशिष्ट में डाल दिया, यानी इसे अवशिष्ट भी बोल सकते हैं। और हमारे संविधान में कितनी अवशिष्ट परिशिष्ट हैं यानी अपेंडिक्स हैं, तो 5 हैं। कोई दिक्कत, इसमें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है जो मैंने लिखा है, ये सब आपके लिए काम का नहीं है। बस इतना जान लो कि संविधान में अपेंडिक्स होती हैं, और कितनी होती हैं, पूरी 5। ये प्रश्न बन सकता है, बस और कुछ नहीं जानना है इसमें, अपेंडिक्स में। समझ गए बात को, कहानी क्लियर यहाँ तक? अब देखो पहली चीज हमें प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, जो संविधान का पहला पेज है, जो कि मैंने यहाँ पे रख दिया है, ये देखो इधर वाला ये। दूसरी चीज संविधान के भाग संविधान के भाग यानी संविधान के अध्याय, यानी चैप्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझे ना बात को? तो जब हमारी संविधान बन रहा था, जब बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और ये लागू कब हुआ पूरी तरह, ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। हुआ नहीं हुआ बताओ, है ना? तो अब ये जो अध्याय थे, अब हमने क्या किया कि हम अध्यायों में परिवर्तन कर सकते हैं। हम अध्यायों में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं। और उसे क्या नाम देते हैं हम, अगर संविधान में कोई भी चेंज करना हो तो क्या बोलते हैं, संविधान संशोधन। कोई दिक्कत, समझ जाना, है ना? मन की भावना को समझो, लिखे हुए पे मत जाओ। तो संशोधन समझ में आया? अब हमने क्या किया, संशोधन कर करके क्या कर दिया है कि जो हमारे भाग थे, जो हमारे आर्टिकल्स थे, उन्हें हमने कम किया है। कितना किया है, भाग कितने थे, 22 भाग थे, अभी कितने भाग कर दिए हमने, 25 भाग। ठीक। अनुसूचियां यानी जो हमने डिफाइन किया था, वो कितने थे, कितने डिफाइंड वे में किया था, या कितने पार्ट्स किए थे डिफाइंड, या परिभाषा दी थी चीजों की, तो वो थे 8। अनुसूचियां कितनी थी हमारे पास, 8। आज अनुसूचियां कितनी है, 12। मतलब हमने अपने संविधान को कैसा बनाया है, ये समझ लो, ऑर्गेनिक
हमारी संविधान की किताब कैसी है? ऑर्गेनिक बुक, यानी जीवित किताब है। जीवित किताब का मतलब क्या है? ये भी प्रश्न आता है, ये आ चुका है 2 बार, समझे ना? जीवित किताब, संविधान को जीवित किताब क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें संशोधन हो सकते हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं हम? जीवित किताब, समझे ना? संशोधन होने या संविधान की किताब में कुछ चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? जीवित किताब या ऑर्गेनिक बुक। कोई दिक्कत? और परिशिष्ट में हमें कुछ जाना नहीं है, 5 परिशिष्ट हैं वही, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो अब आगे चले, चलो अब भाग देख लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? विस्तार में जानेंगे संविधान के भाग के बारे में, और फिर इसी से रिलेटेड 25 क्वेश्चन करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, समझे ना? चलो देखते हैं आगे। तो भाग देख लेते हैं। तो संविधान के पहले अध्याय यानी पहले भाग में हमें क्या दिया हुआ है? संविधान के पहले अध्याय यानी पहले भाग में क्या दिया हुआ है? संघ और इसके क्षेत्र, जो कि आर्टिकल कहां से कहां? 1 से 4 आते हैं। संघ यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यानी भारत में कितने राज्य, कितने क्षेत्र, कितने संघ शासित प्रदेश हैं, कितना एरिया है, और राज्यों के नाम कैसे चेंज बदल सकते हैं, राज्यों की बाउंड्री कैसे बदल सकते हैं। अगर ये हमें करना है तो हमें संविधान का कौन सा भाग पढ़ना पड़ेगा या अध्याय पढ़ना पड़ेगा? प्रथम अध्याय, है ना? अगर हमें भारत की नागरिकता के बारे में जानना है तो हमें संविधान का कौन सा भाग पढ़ना पड़ेगा? भाग 2, जिसमें हमें कितने कानून बताए गए हैं? 5 से 11, यानी कितने अनुच्छेद बताए गए हैं? 5 से 11। बात समझ में आई नहीं आई? आगे देखें, भाग 3 अगर पढ़ेंगे तो हमें अपने मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार के बारे में पता चलेगा कि हमें कितने मूल अधिकार मिले हुए हैं, समझे ना? तो 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक संविधान के अध्याय 3 में मूल अधिकार की चर्चा है, यानी मौलिक अधिकार जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये मौलिक अधिकार क्या हैं? कोई हमारा उत्पीड़न ना करे, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, उसके विरुद्ध हम कोई भी कदम उठा लें तो अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो ऐसे अधिकारों को ही हम क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। और ये हमारे मौलिक अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे कोई सरकार हो, राष्ट्रपति हो, जब तक कि हम कानून के घेरे में नहीं आते। ऐसा नहीं है कि मेरा मौलिक अधिकार 21 आर्टिकल यानी अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार है तो आप किसी को मार के अपने जीवन का अधिकार मांग सकते हैं, बिल्कुल नहीं, है ना? तो अगर हमारे पास, हमारे ऊपर कानून लागू नहीं होते तो मौलिक अधिकार हमारे लिए सुरक्षित हैं, वरना अगर आप ऐसा कोई काम कर देते हैं तो आपके मौलिक अधिकार सुरक्षित नहीं है। अगले अध्याय में हम क्या देखते हैं? संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या इन्हें हम तत्व भी बोलते हैं, जो कि आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आते हैं। ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये जो राज करता है, जो राजा होता है, यानी जो शासन करता है, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार, इस पे निर्देश दिए जा रहे हैं इसको, है ना? राज्य के नीति निर्देशक तत्व की आपको अपनी सरकार इस तरह चलानी है ना? अगला अगर हम अध्याय देखें तो संविधान का अध्याय है 4A, जो कि बाद में जोड़ा गया, और उसका क्या नाम है? मौलिक कर्तव्य। तो इंदिरा गांधी द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी की विवेचना या स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट, प्रतिज्ञान के द्वारा जोड़े गए थे। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि 1977 में, 1975 से 1977 में इंदिरा गांधी ने लगाई थी इमरजेंसी। जब इमरजेंसी लगाई थी तो लोगों के मौलिक अधिकारों को देखते हुए, क्योंकि इमरजेंसी में मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था बहुत से लोगों का, तो इस चीज को देखते हुए इमरजेंसी में जो तुम्हारी इंदिरा गांधी थी, उन्होंने क्या किया? मौलिक कर्तव्य का एक नया अध्याय जोड़ दिया कि अगर आप इतने मौलिक अधिकारों के लिए आगे बढ़ रहे हैं या इतने अपने मौलिक अधिकारों को मानते हैं तो आप मौलिक कर्तव्यों को भी निभाएं। 1976 में ऐसा हुआ है ना? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। चलो आगे देखते हैं। तो संविधान के 5वें अध्याय यानी
5वें चैप्टर में, 5th चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या 5th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या 5वें अध्याय में क्या दिया हुआ है? यूनियन यानी सेंटर गवर्नमेंट के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में या केंद्र सरकार के बारे में आपको कुछ पढ़ना है तो कौन से आर्टिकल यानी 52 से 151 आर्टिकल और कौन से अध्याय में हम ये बात जान सकते हैं? अध्याय 5 में। अगली चीज देखें, अध्याय 6 तो ये राज्यों के लिए है, राज्य सरकार के बारे में कुछ भी जानना है तो अध्याय 6। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अध्याय 7 गायब है ना? इसमें आर्टिकल आता है 238, इसे हटा दिया गया है अध्याय 7 को और इसे हम निरसन बोल देते हैं, निरसन माने डिलीटेड, कोई दिक्कत है ना? और अध्याय 8 अगर पढ़ेंगे हम संविधान का तो उसमें हमें केंद्र शासित प्रदेश मिलेंगे, जैसे पौंडुचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया और अभी नए नए 2 जुड़े हैं, कौन कौन? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो इनके बारे में सारी चर्चाएं हमें संविधान के कौन से भाग में या कौन से आर्टिकल्स में मिलेगी? तो भाग 8 और आर्टिकल 239 से 241, तो 3 ही आर्टिकल है ना? इसे अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने प्रश्नों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो मैं ये भाग इसलिए आपको करा रहा हूं क्योंकि आप जानते हो मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण है, यूनियन महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन हम सारे अध्याय क्यों करा रहे हैं? क्योंकि आप बस इसे ध्यान रखो कि 239 से 241, हाँ लगभग पहुंच जाओ। जैसे अगर पंचायत पूछ दिया तो 243 अगर आ गया सामने तो लगा डालो। जैसे राज्य के बारे में कुछ भी पूछा है तो 152 से 237 के बीच में कोई भी आर्टिकल हो वही आंसर हो। तो आप अप्रोक्सीमेशन से अपना आंसर, आप संभावनाओं पे अपने उत्तर को लगा सकते हो फिर, है ना? पूरा रटना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर चाहते हो कि सारा करें तो रटना ही पड़ेगा, है ना? तो ये हो गया। आगे देखते हैं भाग 9। भाग 9 में क्या है? पंचायतें, पंचायती राज के बारे में कुछ भी जानना है तो हमें संविधान का कौन सा चैप्टर या संविधान का कौन सा भाग पढ़ना पड़ेगा? पंचायती राज यानी संविधान का चैप्टर नमा, जिसमें आर्टिकल कहां से कहां तक है? 243 से 243 ओ, है ना? इसे क्या किया है? इस तरह खींच दिया है रबड़ की तरह, या हम कहें रस्सी की तरह। 243 के बाद 243 ई, 243 बी, 243 सी, इस तरह कहां तक? 243 ओ तक। तो यहां पंचायती राज में इतने नए आर्टिकल डाल दिए गए हैं, है ना? चलो आगे चर्चा करते हैं और भागों की। तो अब देखो एक और नया भाग जोड़ा गया, पंचायती राज डाला है तो म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर पालिकाएं भी डालनी पड़ेंगी। तो नगर पालिकाएं भाग 9A में डाल दी। कहां से कहां तक? वही 243 को और खींचा गया है, वहां पे ओ पे खत्म हुआ तो यहाँ 243 पी से शुरू होके 243 जेड जी दोबारा से शुरू कर दिया, है ना? और अगली चीज क्या है? सहकारी समितियां, जिसके लिए महात्मा गांधी बहुत परेशान रहते थे कि सहकारी समितियां देश में होना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। तो 9वीं में क्या आ जाती हैं? सहकारी समितियां। सहकारी समितियों का क्या मतलब होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब देखो इस वर्ड से मतलब समझ में आ रहा होगा, कोऑपरेटिव। कोऑपरेट माने क्या होता है? सहयोग करना, है ना? अब सहयोग कैसे करोगे? तुम लोग अपना ही पैसा इकट्ठा करो, अपने ही चीजों में यूज करो और उसे सहयोग करो। जैसे HSG सेल्फ हेल्प ग्रुप सुनते होगे, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है? 5 लोग आ गए, मान लो 5 लोगों ने 50-50 या 10-10 रुपए इकट्ठे कर दिए एक जगह, ठीक। अब ये 50 रुपए हो गए। जिस इंसान को इस पांच लोगों में जिस इंसान को इस 50 रुपए की जरूरत पड़ी उसने निकाल दिया। और क्या किया उसने? फिर उसने कुछ दिन बाद फिर से 50 रुपए वापस डाल दिए। अब किसी दूसरे इंसान को जरूरत पड़ी, उसने 50 रुपए निकाल दिए। तो सबका काम चल रहा है कॉपरेशन यानी सहयोग से। तो ऐसा ही गांधी जी ने सोचा था कि लोगों में सहयोग बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? तो जो गृह उद्योग हैं वो बढ़ेंगे, है ना? तो गांधी जी गृह उद्योग के बहुत हितैषी थे। वो चाहते थे कि भारत में गृह उद्योग बहुत बढ़ना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने यानी अंग्रेजों ने गृह उद्योगों को खत्म करके फैक्ट्रीज बहुत सारी लगा दी थी, इसलिए गांधी जी को ये बात बहुत खराब लगी थी। अगली चीज देखते हैं, भाग 10 अगर देखें
संविधान का तो उसमें क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में अगर चर्चा करनी है या जानना है तो संविधान का कौन सा भाग पढ़ना है, संविधान का 10वां भाग पढ़ना है, जिसमें 2 आर्टिकल्स हैं, 244 और 244 ए, है ना। और अगर इसके आगे चले हम संविधान के भाग 11, तो इसमें हमें यूनियन और स्टेट के बीच में रिलेशंस समझ में आते हैं, यानी यूनियन और राज्य के बीच में संबंध, यूनियन और राज्य के बीच में क्या संबंध हो सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश किसके लिए लड़ रहे हैं, बाउंड्रीज के लिए लड़ रहे हैं। अभी की चर्चा है, ये करंट अफेयर भी है आपका। ये हमने देखा एक अ, कावेरी रिवर की लड़ाई चल रही है, वो कह रहा है हमें पानी ज्यादा चाहिए, वो राज्य कह रहा है हमें पानी ज्यादा चाहिए, तो पानी का बंटवारा होगा। तो इसके लिए कानून कहाँ देखेंगे हम, या चैप्टर्स कहाँ देखेंगे, या इसके संबंध में हम आर्टिकल्स कहाँ देखेंगे। तो ये संविधान के भाग 11 में, जिसमें आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ आएंगे, 245 से 255, है ना। तो कानून में अगर कोई और राज्यों में कोई झगड़ा हो जाता है, या केंद्र और राज्य के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, संविधान का आर्टिकल या संविधान का भाग 11 देखते हैं, और उसमें 245 से 255 आर्टिकल को देखेंगे। आगे देखते हैं भाग 12 संविधान का, वित्त, संपत्ति और अनुबंध और बाद। बाद का मतलब होता है, बाद इसमें जुड़ा नहीं है, बाद लिख देते हैं यहाँ पे, और बाद, है ना। बाद का मतलब होता है केसेस, ठीक। अब केसेस यहाँ पे क्या है, वित्त माने क्या है तुम्हारा, वित्त माने है कॉमर्स। कॉमर्स एंड ट्रेड समझ रहे हो यार, नहीं समझ रहे हो, अरे नहीं समझ रहे हो क्या, कॉमर्स एंड ट्रेड। कॉमर्स एंड ट्रेड का मतलब क्या है, अरे जो तुम्हारा वो होगा ना, कॉमर्स और ट्रेड होगा, व्यापार होगा, वो भी कैसे होगा, अरे उसके लिए भी कुछ कानून चाहिए, तो वो कहां से कहां होंगे, 264 से 300 ए। और ध्यान रखो 300 ए जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, आर्टिकल 31 में मौलिक अधिकार था, वो निकाल के क्या कर दिया, उसे इसमें डाल दिया, संपत्ति के अधिकार को। यानी अगर आप मेट्रो ट्रेन निकल रही है आपके घर के ऊपर से, तो आप अपने घर को बचा नहीं सकते जबरदस्ती। यानी आपके घर के पीछे उस मेट्रो ट्रेन का जो बजट है, या मेट्रो ट्रेन की जो परियोजना है, वो खत्म नहीं की जाएगी। और इससे जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसे क्या कर दिया गया, उसे कर दिया गया कानूनी अधिकार। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कानूनी अधिकार कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 300 ए। समझ में आई बात। तो वित्त संपत्ति से समझ में आई, कौन से में हमें पढ़ना है, तो चैप्टर नंबर 12 में, संविधान के चैप्टर नंबर 12 में। कोई दिक्कत, राइट, समझे नहीं है, चलो अब आगे करते हैं हम संविधान का चैप्टर नंबर 13, है ना। संविधान का चैप्टर नंबर 13, संविधान का चैप्टर नंबर 13, भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और, ये यहाँ पे गलत लिखा है, समागम होगा, है ना, समागम, समागम, ठीक। समागम का मतलब होता है, अब समझ लो चीजों को, भावनाओं पे जाओ, लिखे हुए पे क्यों जा रहे हो। समागम का मतलब क्या होता है, अरे मान लो यहां से योगी जी से और उद्धव ठाकरे से नहीं बन रही है, तो यहां अगर उद्धव ठाकरे और योगी जी में बहस हो जाए, तो क्या उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में सारे संबंध खत्म कर दिए जाएंगे, जो भी व्यापार से रिलेटेड संबंध है, नहीं खत्म किए जाएंगे। योगी जी से कहा जाएगा कि आप संविधान का चैप्टर नंबर 13 पढ़ लो, समझे ना। आप अपनी उत्पातें नहीं कर सकते हैं, आप 301 आर्टिकल से 307 आर्टिकल तक पढ़ लो पहले, समझे ना। तो अगर लड़ाई हो जाए, या कहने का मतलब है जो जीएसटी का कलेक्शन होता है, उसे भी आप समझते होगे, जीएसटी, आईजीएसटी सुना है, सीजीएसटी सुना है। तो आईजीएसटी क्या होता है, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज। राज्य के बीच में अगर व्यापार होता है, तो उसका जो जीएसटी जाएगा वो किस तरह बटेगा, तो हमें कौन सा भाग पढ़ना पड़ेगा, ये सब जानने के लिए भाग 13 संविधान का। नहीं समझ में आई बात, नहीं आई दोबारा देख लो पीछे करके। अगला देखो भाग 14, भाग 14 क्या है, यूनियन और राज्य के तहत सेवाएं, जो हमें यूपीएससी या पीएससी मिलता है, यूपीएससी या पीएससी मिलता है। यूपीएससी सुना है, पीएससी सुना है, स्टेट पीएससी। तो इसके बारे में सारी ही हमें चर्चाएं कहाँ मिलती हैं,
संविधान के भाग 15 में। माफ करना भाई, सॉरी, यहाँ पे ये भाग 15 लिख लिख लेते हैं हम लोग। अच्छा, सॉरी सॉरी, ये कहाँ से आ गया भाई? हाँ हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये ऊपर वाला है, ये हटा दो, सही है, कोई दिक्कत नहीं। भाग 14। फिर देखते हैं आगे, भाग 14 ए। तो यहाँ पे ट्राइब्यूनल वर्ड लिखा देखेगा, जो कि 323 और 323 ए और 323 बी, दो ही आर्टिकल है। ट्राइब्यूनल्स का मतलब होता है अधिकरण। अधिकरण का मतलब होता है, जैसे कि ग्रीन ट्राइब्यूनल का नाम सुना होगा, जो लोग, एक ऐसा निकाय बनता है, एक ऐसा निकाय बनाया जाता है, एक ऐसा क्या होता है, निकाय बनाया जाता है, कि क्या, एक ऐसा क्या होता है, निकाय बनाया जाता है, जो कि क्या देखता है, जो कि वन देखता है, वन्य जीव देखता है कि आप पेड़ तो नहीं काट रहे हो, इसके संबंधित, जैसे कि प्रदूषण को कम करना है, इसके लिए भी एक निकाय बनाया जाता है ना। तो जो वन से संबंधित होता है उसे ग्रीन ट्राइब्यूनल बोलते हैं ना। तो ऐसे ट्राइब्यूनल्स यानी अधिकरण, ऐसे निकाय किसके तहत बनाए जाएंगे, तुम्हारे निकाय बनाए जाएंगे जो कि नया जोड़ा है 14 ए के तहत, जो कि आर्टिकल 323 और 323 ए और 323 बी में, यानी दो आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है। कैसे हम ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी अ, अ, वन को कैसे बचाएंगे, उसके लिए कैसे हम कानून बनाएंगे, इसके बारे में चर्चा हमारे संविधान के भाग 14 ए यानी अध्याय 14 ए में की गई है। अगले भाग की तरफ चलते हैं, यानी चुनाव, इलेक्शंस। इलेक्शन से रिलेटेड सारे ही कानून हमें कौन से भाग में मिलेंगे, संविधान के 15वें भाग में, जो कि कहां से कहां तक है, 324 से 329। ठीक, आगे कोई दिक्कत? कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, जैसे कि हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, हमें मिलता है, क्या मिलता है भाई, हमें मिलता है आरक्षण। आरक्षण से रिलेटेड कोई भी अगर हमें कानून बनाना है, तो हमें कौन सा संविधान का कौन सा भाग पढ़ना पड़ेगा, हमें संविधान का भाग 16 पढ़ना पड़ेगा, जो कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आता है, 330 से 342। बोलो, समझ में आई बात, नहीं आई? अब अगर हम आगे चलें, तो हम जानते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या नहीं है? राष्ट्रभाषा नहीं है। अगर हिंदी राष्ट्रभाषा कर दी ना हमने, तो जो बंगाली बोलते हैं ना, जो तमिल बोलते हैं ना, वो हमारे घर पे चढ़ाई कर देंगे, समझे ना। तो इसलिए हम किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बोलते हैं, हम हिंदी को आधिकारिक यानी काम के योग्य, यानी कामों में ली जाने वाली भाषा, जो तुम्हारे सरकारी दफ्तर हैं उनमें काम आएगी, ऐसी भाषा को हिंदी भाषा के रूप में चुना गया है, और अंग्रेजी भाषा के रूप, अंग्रेजी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के नाम से चुना गया है, लेकिन हिंदी भाषा को हम ऑफिशियल लैंग्वेज मानते हैं अपना, है ना। ये पूरा कर लो, यहाँ पे भाषा लिख लो, है ना। तो भाषा के संबंध में अब कोई भी प्रावधान देखना है, तो हमें आर्टिकल कौन सा देखना पड़ेगा, तो हमें भाग 17 देखना पड़ेगा संविधान का। यहाँ पे 350 लिखा है, इससे गलती है, यहाँ पे 343 कर लो, है ना। 343 से 351 क्या है हमारा, 343 से 351 क्या है, भाषा के बारे में प्रावधान किए गए हैं संविधान में। और भाषा के बारे में कुछ भी पढ़ना है, तो संविधान में कौन सा भाग पढ़ना पड़ेगा, अरे बोलो, 17, है ना। अगर जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी, ध्यान है, इमरजेंसी, कब से कब, 1975 से 1977 तक, इमरजेंसी के बारे में कोई भी बात पढ़नी है, कब इमरजेंसी लग सकती है, इमरजेंसी में लोगों के किस किस मौलिक अधिकार का हनन हो सकता है, कब तक इमरजेंसी लगाई जा सकती है, एक बार लगाने के बाद कब तक चलती है इमरजेंसी, इस बारे में कोई भी चीज जाननी है, तो हमें संविधान का कौन सा अध्याय पढ़ना पड़ेगा, तो संविधान का अध्याय 18 पढ़ना पड़ेगा, जो कि 352 से 360 आर्टिकल तक आता है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे भाग आ जाता है 19, जिसमें विविध यानी बहुत सी मिसलेनियस चीजें डली हुई हैं, मिक्सचर डाल दिया गया है ना, मिसलेनियस। ठीक, मिसलेनियस चीजें डाल दी गई हैं, जो कि आर्टिकल 361 से 361 से लेके तुम्हारा कहां तक है, 367, समझे ना। मिसलेनियस जो कहीं नहीं आया, उसके लिए हमने एक और भाग बना दिया, भाग 19, और उसमें सारी विविध चीजें डाल दी गई। अगला अगर हम देखें, तो भाग 20 यानी संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन, संविधान में बदलाव कैसे कर सकते हो,
कितने लोगों के वोट चाहिए संविधान में बदलाव करने के लिए, राज्यसभा में कितने वोट होने चाहिए तुम्हारे पास, तब संविधान में बदलाव कर सकते हो, लोकसभा में कितने वोट होने चाहिए तब आप बदलाव कर सकते हो। तो ऐसे सभी चीजों को, संविधान से संशोधन करने की सभी चीजों को हम संविधान के कौन से भाग में या कौन से अध्याय में पढ़ेंगे, संविधान के अध्याय 20 में ये सारी चीजें समझ लेंगे कि संविधान में हम संशोधन या चेंज कैसे कर सकते हैं, समझे ना। और इसके लिए मात्र एक आर्टिकल है 368, बहुत महत्वपूर्ण है और इसे याद करना भी इतना कठिन नहीं, एक ही आर्टिकल है संविधान संशोधन का, है ना। आगे चलते हैं। तो आगे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, भाग 21 है नहीं है, बताओ भाग 21 है नहीं है। भाग 21 में क्या है, अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजंस, जिसमें अभी तक कौन आता था, स्पेशल प्रोविजंस में कौन आता था, बताओ भाई कौन आता था, जम्मू एंड कश्मीर आता था, नहीं आता था। 369 से 392, 369 से 392, इसके अंदर 370 आर्टिकल आएगा नहीं आएगा, बताओ। तो जम्मू कश्मीर भी स्पेशल प्रोविजंस, तभी तो अमित शाह ने खड़े होकर कहा था कि ये एक अस्थाई उपबंध था, इसीलिए हमने इसे खत्म किया, ये एक संक्रमणकालीन, एक टाइम, काल माने क्या होता है, समय, एक काल तक रहना था, इसे एक समय तक रहना था, इसीलिए हमें इसे खत्म करना पड़ेगा। और आर्टिकल 370 के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि ये घिसते घिसते अपने आप घिस जाएगा। तो अगर हमें अस्थाई संक्रमणकालीन या विशेष उपबंध के बारे में जानना है तो हमें संविधान का कौन सा भाग पढ़ना पड़ेगा या कौन सा अध्याय पढ़ना पड़ेगा, 21। कोई दिक्कत, इसमें कहां से कहां तक आर्टिकल आते हैं, 369 से लेके 392, जिसमें इसे ध्यान रखना भी इजी है, 370 बहुत चर्चा में था तो इसी के बीच में 370 भी आता है, कोई दिक्कत। अब आखिरी भाग पे चलते हैं संविधान के, तो भाग 22, समझे ना। लघु शीर्ष यानी छोटे छोटे जो शब्द लिखे जाते हैं किसी चीज के आगे, जो ऑफिशियली लिखे जाते हैं, या प्रारंभ करना होता है किसी चीज का, या हिंदी में जो आधिकारिक पाठ दोहराना होता है ना, ऐसे सभी व्यवस्था को कहां से कहां तक आर्टिकल में कर दी गई है, 393 से 395, आर्टिकल 393 से 395। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये जान लो कि हमारा यहाँ पे संविधान खत्म हो गया 395 पे, और 22 भाग पे भी खत्म हो गया, लेकिन आपको तो बताया गया है भाग 25 हो गए हैं। अरे हमने देखा क्या, हमने देखा एक नया भाग 4 का जुड़ा है, एक नया भाग 9 का, 9 का, अच्छा मैं इसमें ही लिख देता हूं 9 का, और 9 खा जुड़ा है नहीं जुड़ा है, बताओ। 3 ये हो गए, एक जोड़ा है 14 का, जुड़ा है नहीं जुड़ा है, तो 4 ये एक्स्ट्रा जुड़े। अब 22 में अगर 4 जोड़ोगे तो कितने हो गए, बताओ। 22 में 4 जोड़ोगे तो कितने हो गए, 26 हो गए। अच्छा फिर कहोगे कि हमने तो बताए थे 25, तो गलत है, नहीं गलत है, क्योंकि एक भाग 7 क्या किया गया है, खत्म किया गया, निरसन, डिलीट, हमने बोला था पहले ही। तो इस तरह हमारे संविधान के सारे ही भाग पूरे होते हैं, कोई दिक्कत यहां तक। अब हम अपने प्रश्नों की तरफ पढ़ते हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। कितने भाग हैं, 25 भाग, ठीक, कोई दिक्कत। लेकिन देखो 22 थे पहले, ये तो बात कंफर्म है ना। अगर वो इस तरह के शब्दावली का यूज करता है वर्तमान में कितने हैं, तो वो ये समझने की कोशिश कर रहा है, या ये जानने की कोशिश कर रहा है कि हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि पहले कितने थे, हम ये पूछ रहे हैं अभी कितने हैं। तो इसमें अभी तो 25 ही हैं, ठीक। अगर वो पूछे कि नंबर चेंज हुए या नहीं हुए, तो हम 22 ही लगाएंगे कि नंबर चेंज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि का खा करके उन्हें जोड़ा जा रहा है, समझ रहे हो, 22 का 23 नहीं किया जा रहा है। अगला चलते हैं, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान के भाग 4 में हमने क्या पढ़ा था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य सरकार को अपनी नीतियों में इन सारे कानूनों को ध्यान में रख के अपनी नीतियां बनानी होंगी, और वो कौन सा भाग है, भाग 4, कोई दिक्कत। मौलिक अधिकार किसमें थे, भाग 3,
3 में थे। संशोधन किसमें थे? 20 में थे, नहीं थे, बताओ। नागरिकता किसमें थी? भाग 2 में थी, नहीं। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, बताओ। हमारे यहाँ कौन सर्वोच्च है? कौन सबसे ऊंचा माना जाता है? राष्ट्रपति? बताओ। राष्ट्रपति तो नहीं, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने वैसे ही उस राजा के 3 पार्ट किए थे और उसके लिए क्या बना दिया था, एक संविधान बना दिया था। हमने कहा राजा तो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, ना ही उसके पार्ट महत्वपूर्ण है मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है? मेरे लिए संविधान महत्वपूर्ण, जो उन तीनों पार्ट पे यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका पे क्या रखेगा? कंट्रोल रखेगा, चेक करता रहेगा उसे। तो हमारे लिए राष्ट्रपति सबसे सर्वोपरि नहीं है, ना ही सर्वोच्च न्यायालय, ना ही प्रधानमंत्री। हमारे लिए सबसे ऊपर क्या रहेगा? संविधान रहेगा। कोई दिक्कत है ना? चलो आगे चलते हैं। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो हमने अभी पढ़ा, भाग कौन से में है? भाग कौन से में है उल्लेख? भाग 3 में, वो सॉरी 2 में, है ना? 2 वाला मेरा ऑप्शन सही है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 4 में क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 1 में क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी राज्य व उसके क्षेत्र। कोई दिक्कत? अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, बताओ। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? पंचायती राज मैंने बताया था, पंचायती राज हम लोगों ने किस में देखा था? भाग 9 में। भाग 9 का में क्या देखा था? नगर पालिकाएं देखी थी। कंफ्यूज मत हो जाना, समझे ना? भाग इस तरह हम आगे चलेंगे, है ना? चीजें समझ में आ रही होंगी। चलो, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई? संघीय कार्यपालिका की, संघीय का मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने कहा था अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी संघ के बारे में यानी केंद्र सरकार के बारे में अगर पढ़ना है तो हमें संविधान का कौन सा भाग पढ़ना पड़ेगा? भाग 5। कोई दिक्कत है ना? चले आगे। चलो भाई, भाग 7 यहाँ पे देखो दिया गया है, लेकिन ये डिलीट कर दिया गया था, निरसन हुआ था, है ना? चलो आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का अंतिम भाग है। अंतिम भाग क्या है भारतीय संविधान? देखो मैंने बताया था, अब ये मत सोचना अंतिम भाग 25 होगा। अंतिम भाग 22 का 22 ही है। यहाँ पे नंबर चेंज नहीं हुए हैं, वहां पे का खा गा गा करके बढ़ाया गया है। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 3। संविधान संशोधन संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है, बताओ। संविधान संशोधन किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग 20। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारतीय संविधान में कितने नए भाग जोड़े गए हैं? तो भारतीय संविधान में हमने चर्चा की थी, कौन कौन सा? 4 का जोड़ा गया था, 9 खा जोड़ा गया था और 14 का जोड़ा गया था। कितने हो गए? 4 हो गए ना? ऑप्शन नंबर 3 सही है। कोई दिक्कत? किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भारत की राजभाषा? अब देखो अनुच्छेद आपने नहीं पढ़े, लेकिन मैंने बताया है 343 से 351 तक है हिंदी भाषा। बताया नहीं बताया? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा सही मेरा? 4 होता है। भारतीय संविधान के किस भाग को समाप्त कर दिया गया है? बिल्कुल, तो भाग 7 को हम लोगों ने समाप्त किया है, नहीं किया है? बताओ, एक कम हुआ था। वही। भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारतीय लोकतंत्र हमारा किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारतीय लोकतंत्र हमारा किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रतिनिधि लोकतंत्र। 30 लास्ट यहाँ पे 4 है, जो इसे 4 कर लो, 3 है जो, है ना? 2 अथवा 3 दोनों, ये वाला है हमारा आंसर। ठीक है। अब प्रत्यक्ष भी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी है और प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी हमें देखने को मिलती है। आगे देखो, निम्न में से भारत में किसका शासन है? बताओ। हमारे यहाँ शासन किसका है? विधि का शासन है नहीं है? बताओ। हमने क्या किया था? रूल ऑफ लॉ, हमने रूल ऑफ मैन हटाया, हमने किंग को मार दिया, उसके 3 पार्ट कर दिए, लेकिन हमने क्या किया? उन तीनों पार्ट को शक्ति नहीं दी। हमने शक्ति किसे दे दी? हमने शक्ति दे दी संविधान को। सही बात है नहीं? बताओ। तो हमारे यहाँ किसका शासन है? विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, न कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपर्युक्त सभी। विधि का शासन है हमारे यहाँ। समझे बात को? नहीं समझे? चलो आगे देखो, लोकतंत्र के मूलतः कितने स्तंभ होते हैं? हमने 3 स्तंभों की चर्चा की थी। लोकतंत्र
तीन स्तंभों की चर्चा की थी लोकतंत्र में। तीन स्तंभ होते हैं। लोकतंत्र में कितने स्तंभ होते हैं? तीन स्तंभ होते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये बात हमने तुम्हें नहीं बताई थी। देखो, मीडिया आ जाती है। मीडिया चौथे स्तंभ के रूप में काम करती है, यानी हमारी अगर कोई दिक्कत है, कोई लॉ नहीं चेंज हो रहा है, तो मीडिया उसे डिबेट करेगी, चेंज करेगी। और पांचवा स्तंभ होता है जनता, जो कि क्या करने लगती है? धरने प्रदर्शन करने लगती है अगर मीडिया काम नहीं करती है। तो चौथा स्तंभ मीडिया हो गई, पांचवा स्तंभ जनता हो गई। कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों स्तंभ के रूप में आती है। ठीक। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनमें से क्या होता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था अभी हमने बहुत ही डीपली पढ़ी, समझे ना? तो ये तीनों आती हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम होता है न्याय देना, कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना, है ना? और विधायिका का काम क्या होता है? कानून को, अरे बनाएगा कौन? लागू तो हो जाएगा, कानून को बनाना, समझे ना? चलो आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल आता है? भाग कौन सा हमने पढ़ा था आपातकाल के लिए, बताओ? तो 352 से 360, आर्टिकल 352 से 360 भारतीय संविधान के भाग 18 में हमारा आपातकाल है। भारतीय संविधान के भाग 15 में किसका उल्लेख है? तो भाग 15 में किसका उल्लेख है, बताओ? अरे बताओ, हम लोगों ने पढ़ा था निर्वाचन। अरे भैया, इलेक्शन पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? 324 से कहां तक था बताओगे? 330 तक का भाई। चलो आगे देखो। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किस से प्राप्त करता है? तो भारत का संविधान, भारत के संविधान का सर्वोच्च कौन है? यानी संविधान का सर्वोच्च कौन है? संविधान किससे ऊंचा मानता है? तो हमने प्रस्तावना हम देखते हैं, हम भारत के लोग, यानी भारत का संविधान लिखा भी किसने है? हम भारत के लोगों ने। और उनका सर्वोच्च भी कौन है? हम भारत के लोग। तो भारत की जनता इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत? कब संविधान को आंशिक रूप से अपनाया गया था? हमने दो डेटों की बात की थी, एक 26 जनवरी 1950, दूसरी डेट हमने देखी थी 26 नवंबर 1949। आंशिक रूप से भाग तीन, ऑप्शन 3 सही है मेरा। और अगर हम कहें भाग 1 की बात करें, तो हमारे यहाँ पे पूर्ण रूप से लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को, आंशिक रूप से 26 नवंबर 1950 को। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान में हमारे कितने अनुच्छेद थे? 395। लास्ट हमारा 22 भाग में 393 से 395 तो थे, 393 से 395। तो लास्ट अनुच्छेद क्या था? 395। मौलिक अधिकार संविधान की किस भाग में है? बताओ भाई, मौलिक अधिकार की चर्चा की थी नहीं की थी हमने? भाग 2 में नागरिकता, भाग 5 में यूनियन यानी केंद्र सरकार के बारे में कोई भी जानकारी जाननी है तो भाग 5 हो गया। और लास्ट अगर देखें यहाँ पे भाग 3, तो यहाँ पे क्या है? मौलिक अधिकार 12 से 35 तक। बोलो हाँ कि ना? भाग 15 की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने क्या देखे थे? इलेक्शंस देखे थे। भाग 15 में क्या देखे थे भाई? इलेक्शंस देखे थे। हो गई कहानी खत्म। बोलो, समझ में आई कहानी? नहीं आई? ओ ओके, इसे रिवाइज कर लो 1-2 बार, काम हो जाएगा। थैंक यू। जरूर भेज देना। थैंक यू। हाय। कंप्लेंट बोल ठीक है ना? नेक्स्ट डे सकते अभी मिलेगा मैथ में। मैं थैंक यू।